आज का हमारा लेक्चर है एपिथेलियल टिश्यू पर। ये हिस्टोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। अब हम पूरी हिस्टोलॉजिकल सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम जितने टिश्यूज हैं, जितने एनिमल टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू, आपका नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे टिश्यूज की हम डिटेल में स्टडी करेंगे और बाकी जितना भी पोर्शन हिस्टोलॉजी का जितना सिलेबस है वो सारा कवर करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू में हम पढ़ेंगे सिंपल और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इनके टाइप्स जैसे स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कलमनार, ट्रांजिशनल और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जितने ग्लैंड्स हैं उनको देखेंगे। और सेल जंक्शन, जितने सेल जंक्शन है, किस तरीके से सेल आपस में अटैच रहती हैं, इस चीज को इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। तो टिश्यू टर्म जो दिया था वो दिया था बाइचेट ने, और हिस्टोलॉजी जो है वो है द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन आपको ऐसी याद करनी है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स कॉमन ओरिजिन, ठीक है, ऐसे सेल्स जिनका कॉमन ओरिजिन होता है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं, अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक है, इनके बीच में, सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस होगा। तो हमने पहले पढ़ा है कि सेल्स जो हैं, ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो उसी तरीके से जो टिश्यू है, जो कॉमन ओरिजिन है जिनका, ठीक है, जिनका कॉमन ओरिजिन होगा वो सिमिलर सेल्स आपको वो टिश्यू बनाएंगे और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होगा जिसमें कुछ ना कोई जिसमें सब्सटेंस प्रेजेंट होगा। दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, और ये बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कभी कभी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मे और मे नॉट बी सेम, कभी कभी इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम नहीं भी हो सकता है। इन एनिमल्स टिश्यू आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। तो वो 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स एंड नर्वस टिश्यू। तो ये चारों टिश्यूज के बारे में हम डिटेल में आगे जितने भी लेक्चर आएंगे उनमें डिटेल में इनको देखेंगे। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी क्या है, वो भी बिचट है, और हिस्टोलॉजी टर्म दिया था मेयर ने। तो ये कभी कभी 1 मार्क्स में ये पूछ लेते हैं इनके टर्म और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फिर है टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जो कवर्स द बॉडी सरफेस एंड लाइंस इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होंगी वो बॉडी सरफेस पर को लाइन करेंगी, ठीक है, बॉडी को कवर करेंगी। जो हमारी बॉडी के ऊपर ये सारे टिश्यूज हैं, ये सारे क्या हैं, आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं। जितनी कैविटी हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, देखिए ऑर्गन्स जितने हैं उनके अंदर की लाइनिंग भी और उनके बाहर की लाइनिंग भी, ये दोनों लाइनिंग आपकी एपिथेलियल टिश्यू से बने होंगी। फंक्शन क्या है इनका, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसेशन। एग्जाम्पल है स्किन एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। तो अभी हमने इसको डिटेल में ही स्टडी करना है। कनेक्टिव टिश्यू है जो प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड बाइंडिंग बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, इंक्लूड बोन, कार्टिलेज, ब्लड, एडिपोज, फैट एंड टेंडन्स। तो ये कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं। तो जो सबसे पहला टिश्यू बनता है, फर्स्ट फॉर्म टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है आपका। एपिथेलियल टिश्यू डेवलप फ्रॉम ऑल 3 प्राइमरी जर्म लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये तीनों जर्म लेयर से बनता है, ठीक है। तीनों जर्म लेयर्स कौन सी है, प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये तीनों लेयर से आपका बनता है। एक्टोडर्म से क्या बनता है, इसका एग्जांपल है स्किन एपिथेलियम। जो आपकी स्किन बनती है, ओरल कैविटी की एपिथेलियम बनती है, वो आपकी एक्टोडर्म से बनती है। मेसोडर्मल क्या एग्जांपल है, इनर सर्फेस ऑफ बॉडी वेसल्स, ठीक है, सॉरी ब्लड वेसल्स। तो जो ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स की जो इनर सरफेस है, ये इसको आप कहते हैं एंडोथेलियम। तो ये एंडोथेलियम का ओरिजिन क्या है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। ये याद रखेगा कि एंडोथेलियम से एंडोडर्मल में कंफ्यूज मत होइएगा। एंडोथेलियम का जो ओरिजिन है वो आपका है मेसोडर्मल से। फिर है एंडोडर्मल, इसका एग्जाम्पल है इंटरनल सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ठीक है। ये स्टमक और इंटेस्टाइन, आर्केंट्रॉन, उसकी इनर सरफेस बनाती है। तो आपका जो स्टमक है इस तरीके से होता है स्टमक, ये जो स्टमक है इसकी जो अंदर की लाइनिंग है और जो बाहर की लाइनिंग है, ये दोनों लाइनिंग किससे बनती है आपकी, एपिथेलियल
टिश्यू से बनती हैं। तो लाइनिंग और कवरिंग का सारा काम किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का। सेल्स आर अरेंज्ड इन कंटिन्यूअस शीट, सिंगल और मल्टीपल लेयर। सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअस शीट में अरेंज रहती हैं। देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इसके ऊपर ये इस तरीके से सेल्स कंटिन्यूअस या फिर आपके सिंगल या फिर मल्टीपल लेयर में आपका अरेंज रहेगी। इट कवर्स द बॉडी सरफेस, लाइन्स, इंटरनल ऑर्गन, कैविटीज, डक्ट्स एंड ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू पर अंडरलाइन करती है, मतलब ये आपका एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनके बीच में स्पेस होता है, बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इसमें बहुत कम होता है। तो ये जो सेल्स हैं इसके नीचे जो है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो हमेशा ये कनेक्टिव टिश्यू पर ही, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आपकी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहेगी। कंपोज्ड ऑफ डेंसली पैक्ड सेल्स विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। एंड अबंडेंस ऑफ सेल जंक्शन, बहुत सारे सेल जंक्शन। सेल जंक्शन क्या होते हैं? जो सेल्स को आपस में बांध कर रखते हैं। तो बहुत सारे सेल जंक्शंस इनमें प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हैज फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो ये समझिए कि ये जो फ्री सरफेस होता है ये है आपका, मैंने बनाया एपिथेलियल टिश्यू है, ये एपिथेलियल टिश्यू है। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी क्योंकि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है और इसके नीचे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके नीचे जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो टिश्यू है ये आपके आइदर बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट में की तरफ को इसका फेस होता है। तो जैसे आपके स्किन की बात है तो स्किन के जो टिश्यूज हैं, देखिए वो एनवायरनमेंट टिश्यू, इसके जो टिश्यू है स्किन पे उसका जो फेस होगा वो आउटसाइड एनवायरनमेंट होगा। तो बॉडी फ्लूइड की अगर हम बात करें तो बॉडी फ्लूइड में क्या है कि जब आपका इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है, तो ये सेल्स इस तरीके से इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इनका जो फेस होगा वो कहाँ होगा? इसके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर। तो जितनी भी इनर लाइनिंग, जो भी चीज आपकी हॉलो है, जैसे स्टमक है या इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, जो भी चीज हॉलो है उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो कौन बनाता है? आपका एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू या तो इनका जो फेस होगा वो आउटसाइड एनवायरनमेंट होगा, जैसे हमारे स्किन की बात है, ठीक है, या फिर वो क्या होगा? आपके बॉडी फ्लूइड की तरफ होगा उनका फेसेस। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होती है। एपिथेलियम रेडली डिवाइडेड सो दे आर कंटिन्यूअसली रिप्लेस, ठीक है, ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं इसलिए ये रिप्लेस होती रहती है। रैपिड हीलिंग, हाई कैपेबिलिटी टू रीजनरेशन, रीजनरेशन की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है इनमें। सेल्स शो पोलैरिटी विथ 3 डिस्टिंक्ट सरफेस। तो जैसे हम एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहे हैं तो एपिथेलियल सेल जो होंगे उनमें 3 सरफेस होंगे, एपिकल, लेटरल और बेसल। ये बनाया हमने एपिथेलियल सेल्स, क्या एपिथेलियल सेल का है, इस पोर्शन को आप कहते हैं एपिकल सरफेस, ठीक है। फ्री सरफेस में हैव सीलिया और माइक्रोविलाई, इसमें या तो सीलिया प्रेजेंट होंगे या फिर इस तरीके से माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फ्री सरफेस में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा आपका लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस में जंक्शन होंगे कनेक्टिंग एडजेसेंट सेल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेल जंक्शन जितने प्रेजेंट होंगे वो लेटरल सरफेस में प्रेजेंट होंगे, ये आपका लेटरल सरफेस है, ठीक। नेक्स्ट है बेसल सरफेस। बेसल सरफेस होता है अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होगा वो आपका क्या होगा? बेसल सरफेस। ये है बेसल सरफेस, ठीक है, और ये है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद रखिएगा कि जितनी भी जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही ये प्रेजेंट रहती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपका
कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन सपोर्टिंग लेयर बीनीथ एपिथेलियम, एपिथेलियम के नीचे होती है ये। प्रोवाइड सपोर्ट, एनकरेज एंड रेगुलेट एक्सचेंज, और एक्सचेंज को और सपोर्ट प्रोवाइड करती है इसको। जबकि जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये है एक एपिथेलियल सेल्स का स्ट्रक्चर। तो जो आपका बेसल मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो दो में डिवाइड होती है, बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना। तो बेसल लेमिना क्या है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेसल लेमिना भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। बेसल लेमिना डिवाइड होता है लेमिना ल्यूसिडा और लेमिना डेंसा में। लेमिना ल्यूसिडा, लेमिना ल्यूसिडा एंड लेमिना डेंसा में। और रेटिकुलर लेमिना जो होता है वो किसके साथ कनेक्ट रहता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू के साथ। तो देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये आपका एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सरफेस, ये एपिकल सरफेस है, ये लिटरल सरफेस है, और ये इसका बेसल सरफेस है। ये है एपिथेलियम। एपिथेलियम के जस्ट नीचे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये स्ट्रक्चर है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन का। बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना। ध्यान रखिएगा, बेसल लेमिना जो है वो किससे कनेक्ट रहती है, किसके सिंथेसाइज होती है, वो सिंथेसाइज होती है एपिथेलियल सेल के थ्रू। और जो रेटिकुलर लेमिना सिंथेसाइज होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसाइज करती है रेटिकुलर लेमिना, और एपिथेलियम सेल का सिंथेसाइज करते हैं बेसल लेमिना को। बेसल लेमिना फर्दर डिवाइड होता है लेमिना ल्यूसिडा और लेमिना डेंसा में। इनका काम होता है, ये कंटेन लेमिनिन, कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन्स, ये सारी चीजें कंटेन करता है आपका बेसल लेमिना। ध्यान रखिएगा, लेमिनिन प्रोटीन, कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है। फिर रेटिकुलर लेमिना, इसे फाइब्रस लेमिना भी कहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसाइज करता है और इसमें मोस्टली कोलेजन प्रोटीन होता है। इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, न्यूमरस स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड एंकर बिटवीन सेल्स। तो सेल्स के बीच में लेटरल सरफेस पर बहुत सारे एंकर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल जंक्शन, जो हम आगे इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। दूसरा है ये ए वेस्कुलर होती है, मतलब इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स इनमें नहीं होती हैं, ये ए वेस्कुलर हैं। तो इसका मतलब है ये जो ब्लड की सप्लाई है, ये इससे कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ये ब्लड की सप्लाई इनमें जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू इसे एक तरीके से फूड देते हैं। ठीक है, ब्लड इनका फूड है, तो फूड कहाँ से आता है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो ये एक स्ट्रक्चर है एपिथेलियम सेल का। तो ध्यान रखिएगा कि एपिथेलियम सेल जब आप बनाएंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस उसका बहुत कम बनाएंगे, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम रहता है। नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी इसके पार्ट हैं, बेसल लेमिना और आपका रेटिकुलर लेमिना या फाइब्रस लेमिना, उसके नीचे आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो इस तरीके से एक एपिथेलियम सेल का, एपिथेलियल टिश्यू का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्लासिफिकेशन है एपिथेलियम का, बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सेल के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है और इनकी लेयर्स के बेसिस पर इन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। तो लेयर्स के बेसिस पर है सिंपल एपिथेलियल सेल कहते हैं, जो क्या है, सिंगल लेयर होती है। स्ट्रेटिफाइड जो है, जिसमें टू और मोर, दो या दो से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटा का मतलब ही क्या होता है, लेयर्स। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स। तो ज्यादा लेयर्स होंगी, मोर देन 2 लेयर्स, तो उसे कहेंगे हम स्ट्रेटिफाइड लेयर। फिर है शेप के बेसिस पर। शेप के बेसिस पर है आपका स्क्वेमस। स्क्वेमस मतलब इस तरीके से टाइल शेप्ड। ठीक है, स्क्वेमस शेप्ड, क्यूबॉइडल, क्यूब शेप और कॉलमनार। कॉलमनार मतलब आपका ऐसे पाइप शेप, लॉन्ग। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, अगर हम इसे एक तरीके से और इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू को हम कहें कि कवरिंग टिश्यू, ठीक है, कवरिंग, और दूसरा ग्लैंडुलर। तो जब कवरिंग आती है तो हम बात करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल सेल, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल सेल, ट्रांजिशनल कोलुमिनार एपिथेलियल सेल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। और स्ट्रेटिफाइड जो होते हैं वो केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज, दो और इनके डिवीजन है।
तो एपिथेलियल सेल्स को अगर हम शेप के बेसिस पर देखें तो वो है स्क्वैमस, कॉलमनार और क्यूबॉइडल। तो स्क्वैमस में है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड में केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज है। कॉलमनार में है आपका सिंपल, सूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल, और क्यूबॉइडल में है सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो सबको हमने एक एक करके डिटेल में स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। ये क्या है? सिंपल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल रेस्टिंग ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसे सिंगल सेल है जो किसके ऊपर प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है और सिंगल लेयर है। बस ध्यान रखिए सिंगल लेयर है। बिकॉज इट इज थिन, इट इज मेनली स्पेशलाइज फॉर एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपको इनके जो काम है, जो किस काम के लिए यूज होती हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होंगी, ये मेनली याद करना है। तो जो सिंपल एपिथेलियल है मतलब एक सिंगल लेयर है, तो एब्जॉर्प्शन करना, किसी चीज का एब्जॉर्प्शन करना है तो इजीली हो जाएगा, सिक्रीशन करना है तो वो इजीली हो जाएगा, डिफ्यूजन, अगर किसी मटेरियल को यहां से इस पोर्शन से यहां जाना है तो सिंगल लेयर है तो डिफ्यूजन आराम से होगा, और फिल्ट्रेशन, तो ये इन कामों में यूज होती है, नॉट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू यूज नहीं होती है। फाउंड इन एरियाज वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स अकर। तो कहाँ जनरली प्रेजेंट रहते हैं? जहां मटेरियल का एक्सचेंज करना हो। ठीक है, जहां पर मटेरियल का पतली सी लेयर होगी, तो जो पतली सी लेयर होती है उसमें मटेरियल का एक्सचेंज बहुत इजीली होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होंगी? जहां एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जहां पर करना होगा। प्रोवाइड अ थिन बैरियर फॉर रैपिड एक्सचेंज। प्रोवाइड्स अ थिन बैरियर फॉर रैपिड एक्सचेंज सिंपल स्क्वैमस, इंपॉर्टेंट इन लंग एंड ब्लड वेसल्स। तो जो सिंपल स्क्वैमस होती है, तो अभी जब हम इसका डिवीजन देखेंगे तो सिंपल एपिथेलियल सेल्स के क्या होंगे? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, सूडो स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर आप इसमें छोड़ दीजिएगा, ग्लैंडुलर को हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये चार जो हैं इनको हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर पढ़ेंगे। तो जो सिंपल स्क्वैमस होता है, जो स्क्वैमस शेप्स, जो टाइल्स के शेप की इस तरीके से, ये स्क्वैमस शेप है, तो इस तरीके से जो शेप होगा, जो स्क्वैमस शेप की एपिथेलियल होंगी, वो जनरली लंग्स में और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, क्योंकि थिन है, रैपिड एक्सचेंज कराती हैं। फिल्ट्रेशन में या सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में, सिक्रीशन में क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं में, क्यूबॉइडल और कॉलमनार में ही ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होंगे। ऑफर प्रोटेक्शन एंड एड्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सिलिएटेड टाइप, क्रिटिकल इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। और कुछ जिनके ऊपर आपके सीलिया प्रेजेंट होंगे, सिलिएटेड टाइप होंगे, वो होंगे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले टाइप के, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। तो स्क्वैमस मतलब इस तरीके का शेप, ये टाइल्स शेप, इसे पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, क्योंकि टाइल्स के जैसे आपको द सेल्स आर क्लोजली फिटेड लाइक द टाइल्स इन द फ्लोर। तो फ्लोर में जैसे टाइल्स लगी रहती है ना, तो उस तरीके का, तो इसलिए इन्हें पावमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। सिंपल एक सिंगल लेयर होगी। देखिए ये सिंगल लेयर है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, तो एक सिंगल लेयर है ये सिर्फ, और इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड स्केल लाइक सेल्स विथ थिन साइटोप्लाज्म, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो होगा वो बिल्कुल सेंटर में प्लेस होगा। ठीक है, इनको बनाते समय जब आप इनको ड्रॉ करेंगे तो न्यूक्लियस का भी ध्यान रखेगा। एपिथेलियल जो स्क्वैमस एपिथेलियम है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ये बनाते समय आपको न्यूक्लियस का और इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन का, कनेक्टिव टिश्यू का, ये पूरा डिटेल में आपको बनाना है जब इन्हें ड्रॉ करेंगे। फैसिलिटेट रैपिड डिफ्यूजन, रैपिड डिफ्यूजन करती है, जैसे गैस एक्सचेंज इन लंग एल्यूलाई। तो लंग एल्यूलाई में क्या प्रेजेंट है? आपका स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि गैस एक्सचेंज होगा। फिल्ट्रेशन होगा, जैसे किडनी, ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस जो है उसमें आपका फिल्ट्रेशन होता है, तो वहां ये प्रेजेंट होगा। रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, सीरस मेम्ब्रेन, तो फ्रिक्शन को रिमूव करती है, रिड्यूस करती है, तो वहां भी ये प्रेजेंट होगी। तो जो ऑर्गन है, जो ऑर्गन मूव करते हैं, जैसे जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उन मेम्ब्रेन्स के बीच में ये प्रेजेंट रहती हैं, क्योंकि ये फ्रिक्शन को रिमूव करती हैं। इन्हें कहते हैं आप सीरस मेम्ब्रेन्स। एग्जाम्पल है इसका इनर मोस्ट वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है एंडोथीलियम, या लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होंगी। सीरियस लाइनिंग ऑफ कैविटी या सीरोस लाइनिंग ऑफ कैविटी, जैसे प्लूरल कैविटी क्या है आपका, जिसमें लंग्स प्रेजेंट रहेंगे।
पेरिकार्डियल, हार्ट जिस कैविटी में प्रेजेंट रहता है, लंग्स जिस कैविटी में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि लंग्स में भी मूवमेंट है, ठीक है, इनहेल और एक्सहेल करेंगे गैस का। पेरिकार्डियल, हार्ट जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और पेरिटोनियल कैविटी, जितने भी पेरिटोनियल वो हैं ऑर्गन हैं, वो पेरिटोनियल कैविटीज में ये आपकी क्या प्रेजेंट रहेगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। मेसोथेलियम सिक्रीट्स लुब्रिकेटिंग सीरस फ्लूइड। एल्वेलाई में प्रेजेंट रहेगी आउटर पेरिटल लेयर ऑफ बाउमन कैप्सूल एंड लूप ऑफ हेनले। तो जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, देखिए फिल्ट्रेशन में ध्यान रखिए, जहां पर गैस एक्सचेंज हो रहा है, रैपिड डिफ्यूजन होना है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है, वहां पर आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट रहेगी, जो कि बहुत क्या है, थिन लेयर है। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब शेप स्ट्रक्चर, तो ये इस तरीके से क्यूब शेप स्ट्रक्चर होंगे, बिल्कुल इसे कहते हैं क्यूबॉइडल। Composed of a single layer of cube-shaped cells, have large centrally located spherical nuclei, organelle rich cytoplasm help in secretion। तो इसमें क्या है, आपके पास organelle rich cytoplasm है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं और सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। और इसमें सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल न्यूक्लियाई होता है, स्फेरिकल न्यूक्लियाई है जो सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें भी क्या है, सेंटर में लोकेटेड है। फ्री सरफेस ऑफ द सेल हैव माइक्रोविलाई लाइक ब्रश लाइक अपीयरेंस। तो जो फ्री सरफेस है, ये सेल का जो फ्री सरफेस है उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। माइक्रोविलाई कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। जब आप सीलिया बनाएंगे तो सीलिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। हमेशा एब्जॉर्प्शन में आपके हमेशा माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे, जहां भी एब्जॉर्प्शन करवाना है वहां पर जो सेल्स होती है उनमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो जाते हैं। ब्रश लाइक अपीयरेंस देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। किडनी ट्यूब्यूल्स ऑल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये ध्यान रखिएगा कि किडनी ट्यूब्यूल्स में जो एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर मतलब जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। एंड सीलिया, उसमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने का, किसी भी फ्लूइड को, म्यूकस का जब मूवमेंट करवाना है तो वहां पर आपके सीलिया प्रेजेंट होंगे। जैसे ब्रैंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स में म्यूकस का मूवमेंट की वजह से और फ्लूइड के मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट है, आपके सीलिया प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन करवाता है। ये थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स में लोकेशन है, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल, और सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन का फिर सिक्रीशन होता है। एब्जॉर्प्शन में किडनी ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पे जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा, ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड करेगा, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन होगा, जहां पर रीएब्जॉर्प्शन करना होगा वहां पर आपके हमेशा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि माइक्रोविलाई जो है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। फिर ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो ग्लैंड्स में डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज और स्वेट ग्लैंड्स, इनमें आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होंगे, ग्लैंडुलर सिक्रीशन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो प्रोटेक्शन की जगह पर ओवेरियन सरफेस एपिथेलियम, तो जर्मिनल एपिथेलियम में भी क्या प्रेजेंट है, आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओवेरियन सरफेस पे, जनरली ये ओवरी के सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स ओवरी, सिर्फ ओवरी को कवर करता है, तो ओवरी की जगह पर आप सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम याद कर लीजिए। मूवमेंट जो है ब्रैंक्यूल्स में होता है, सीलिएटेड टाइप, सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स। तो म्यूकस और ट्रैप्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट यहां पर होगा। सीएसएफ सिक्रीशन होगा, कोरॉइड प्लक्सेस ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये चार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके जितने भी फंक्शन और लोकेशन, सबसे ज्यादा यही फंक्शन और लोकेशन ही आपके पूछे जाते हैं। फिर है सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार मतलब इस तरीके से कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, जिसमें उसकी जो आपका लेंथ है वो ज्यादा होगा विड्थ के कंपैरिजन में। विड्थ के कंपैरिजन में लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी, तो इस तरीके से लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनेंगे, लंबे लंबे से, तो उसे आप कहते हैं कॉलमनार स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है, सिंगल लेयर है, हम सिंपल पढ़ रहे हैं तो सब में सिंगल लेयर होंगी, क्लोजली पैक्ड होंगे। पहले ही बता दिया कि इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, सेल हाइट ज्यादा होती है, टॉलर देन क्यूबॉइडल सेल। न्यूक्लियाई जो होता है वो ओवल शेप्ड होता है, देखिए वहां आपने स्फेरिकल पढ़ा था, यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है वो ओवल शेप्ड है और
नीचे अलाइन नियर द बेसल सरफेस की तरफ को प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ को प्रेजेंट रहता है। इसमें स्पेशली इनमें आपका स्पेशलाइजेशन हो जाता है एपिकल स्पेशलाइजेशन, मतलब माइक्रोविलाई और सीलिया। जो माइक्रोविलाई होते हैं सबसे ज्यादा कॉलमनार सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो माइक्रोविलाई हैं वो आपको कॉलमनार सेल में मिलेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्मिंग अ ब्रश बॉर्डर फॉर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जहां पर एब्जॉर्प्शन कराना है वहां पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। सीलिया मोटाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर फ्लूइड पार्टिकल मूवमेंट, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स में आपके सीलिया प्रेजेंट होंगे। इसमें गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होंगे, आर ऑफन प्रेजेंट सिक्रीटिंग म्यूकस फॉर ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ग्लैंडुलर सेल हैं गोबलेट सेल, यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल जो होगा वही आपका ग्लैंड की तरह काम करने लग जाएगा, उसे कहते हैं आप गोबलेट सेल। तो इस तरीके से गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होंगे। ये गोबलेट सेल है जो क्या करेगा, म्यूकस को रिलीज करेगा फॉर ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन। सेल्स आर जॉइंड बाय टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड एडहेरेंस जंक्शन। तो ये अभी हम आगे टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम और एडहेरेंस जंक्शन ये तीनों चीजें देखेंगे। तो सेल्स ज्वाइन रहते हैं आपस में, इस तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये सारी सेल्स जुड़ी रहती हैं जितनी सेल्स हैं। द इंटायर एपिथेलियम रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन बनानी ही है क्योंकि ये रेस्ट ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर करती है। अब इनके फंक्शन, एक्सप्लेनेशन और लोकेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है जो आपको याद करनी है। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन करेगा क्योंकि माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, तो माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर्मिंग अ ब्रश बॉर्डर फॉर एफिशिएंट अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फ्लूइड्स, ठीक है। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन इसकी यहाँ पर होगा। तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी। सिक्रीशन जो है, गोबलेट सेल सिक्रीट करते हैं म्यूकस एंड ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ सरफेस। स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे और इंटेस्टाइनल लाइनिंग, इन दोनों में आपके सिक्रीशन के लिए गोबलेट सेल प्रेजेंट होंगे। ट्रांसपोर्ट जो होगा वो सीलिया करेगा। सीलिया बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू मूव पार्टिकल्स, फ्लूइड्स और गैमेट्स। तो यूट्राइन व फैलोपियन ट्यूब्स में और ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। इसमें आपका क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, कोलुमिनार एपिथेलियम। प्रोटेक्शन जो है, टॉल टाइट पैक्ड सेल्स हैं, फॉर्म अ बैरियर अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। तो जहां पर मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस होगा वहां पर भी आपके सिंपल कोलुमिनार सेल्स ही प्रेजेंट होंगे, एपिथेलियम सेल्स, ये स्टमक और गॉल ब्लैडर में, क्योंकि वहां पर क्या है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक केमिकल स्ट्रेस और मैकेनिकल स्ट्रेस वहां पर दिखाई देता है। लुब्रिकेशन जो है, म्यूकस सिक्रीशन प्रिवेंट्स टिश्यू डैमेज एंड ईजेस पासेस ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल को पास करने में काम करता है और डैमेज को प्रिवेंट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में और डाइजेस्टिव ट्रैक में आपके म्यूकस सिक्रीशन होगा, म्यूकस सेल प्रेजेंट होंगे, मतलब माइक्रोविलाइजन में, या गोबलेट सेल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब देखिए ये जो लेयर है ये आपको स्ट्रेटिफाइड जैसी लगेगी, मतलब स्ट्रेटा होंगे। स्ट्रेटा का मतलब है लेयरिंग। तो जब आप इसे देखेंगे तो इसमें आपको जो न्यूक्लियस है वो कभी यहाँ कभी यहाँ, देखिए यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे मल्टीपल लेयर है, जबकि मल्टीपल लेयर नहीं होती है, बल्कि एक सिंगल लेयर होती है जिसमें जो सारी लेयर है वो एपिकल सरफेस तक नहीं पहुंच पाती है। मतलब सारी लेयर ऐसे पूरी लंबी लंबी नहीं हो पाती है, बल्कि कुछ यहाँ छोटी रह जाती हैं और फिर इसके बाद इस तरीके से लेयर बनती है, लेकिन ये है सिर्फ सिंगल लेयर। तो सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, मतलब ये एक फॉल्स लुक क्रिएट करती है कि स्ट्रेटिफाइड है, जबकि क्या है, सिंगल लेयर होती है। तो इसलिए इसे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहते हैं। इज अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम दैट अपीयर टू बी मल्टीलेयर्ड ड्यू टू द न्यूक्लियाई बीइंग लोकेटेड एट डिफरेंट लेवल, लॉन्ग सेल्स, ओवल न्यूक्लियाई, शॉर्ट सेल, राउंडेड न्यूक्लियाई। याद रखिएगा जो लॉन्ग सेल्स हैं, जो लंबी सेल्स हैं, उनमें आपका ओवल न्यूक्लियाई है, और जो शॉर्ट सेल्स हैं उनमें राउंड न्यूक्लियाई है। सेल्स जो होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होंगी और फ्री, जितनी सेल्स हैं वो सारी की सारी फ्री एपिकल सरफेस उनमें प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब सब में एपिकल सरफेस प्रेजेंट नहीं होगा, तभी ये सूडो स्ट्रेटा क्रिएट कर पाती हैं। हेंस इट इज टर्म्ड सूडो स्ट्रेटिफाइड। Consist of irregular shape columnar cells
ऑफ अनइक्वल हाइट। ये लगभग लगभग सारी क्या होती हैं, कॉलमनार सेल्स होती हैं और अनइक्वल हाइट की होती हैं। मोस्टली क्या होंगी, आपकी कॉलमनार सेल्स होंगी। लॉन्ग सेल एक्सटेंडेड टू द एपिकल सरफेस व्हाइल शॉर्टर सेल डू नॉट रीच इट। न्यूक्लियाई लाई एट डिफरेंट लेवल। न्यूक्लियाई मैंने बता दिया है, लॉन्ग सेल्स होंगे उसमें ओवल न्यूक्लियाई होगा और शॉर्ट सेल्स होंगे उसमें राउंड न्यूक्लियाई होगा। गोबलेट सेल कभी कभी इसमें दिख जाती हैं। may have cilia on the apical surface especially in the respiratory tract। तो respiratory tract में इनमें cilia, apical surface में cilia present रहता है। अब लोकेशन क्या है इनकी, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल। ठीक है, नॉन सीलिएटेड मतलब जिनमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होगा। मैंने बताया जितनी भी होंगी ये कॉलमनार एपिथेलियल होंगी, मतलब लंबी लंबी सेल्स होंगी। ये होते हैं मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट, लार्जर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में प्रेजेंट जैसे पैराटॉइड सलिवरी ग्लैंड्स में और एपिडिडाइमिस में। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम ये थे नॉन सीलिएटेड। अब सीलिएटेड एपिथेलिया है, सीलिएटेड मतलब आपको मूवमेंट की जरूरत है, तो ये ट्रैकिया में प्रेजेंट है, लार्ज ब्रोंकाई में प्रेजेंट है और एयरवेज ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है जहां पर एयर पास होती है वहां पर प्रेजेंट है। Ciliated pseudo-stratified columnar epithelium with goblet cell is also called the respiratory epithelium। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी आपके रेस्पिरेटरी में जो भी एपिथेलियम प्रेजेंट है उसमें गोबलेट सेल प्रेजेंट है क्योंकि वहां म्यूकस की जरूरत है, और सीलिएटेड प्रेजेंट है क्योंकि सीलिया चाहिए, मूवमेंट की जरूरत है। वहां पर सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जिसे आप रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी कहते हैं, वेयर सीलिया एंड म्यूकस वर्क टुगेदर टू ट्रैप एंड रिमूव डस्ट एंड पैथोजेंस। नेक्स्ट आए हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल में, मतलब स्ट्रेटा जिनमें लेयर्स प्रेजेंट होंगी। अभी तक हम सिंगल लेयर पढ़ रहे थे, अब हम क्या है कि इसमें मल्टीपल लेयर प्रेजेंट होंगी, 2 और मोर लेयर प्रेजेंट होंगी, तो उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ वेरिंग शेप। अनलाइक सिंपल एपिथेलिया इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। तो वहां पर हम प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रहे थे, हमने कहा वो प्रोटेक्शन में, सिंपल एपिथेलियल सेल्स आपकी प्रोटेक्शन में काम नहीं आती है, लेकिन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का काम करती हैं। जहां पर मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस प्रेजेंट होगा वहां पर ये प्रेजेंट होंगी। द बेसल सेल्स डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स पुश द ओल्डर सेल अपवर्ड टुवर्ड एन टू द एपिकल सरफेस। तो ये टुवर्ड एपिकल सरफेस क्या होती रहेंगी, ओल्डर, नीचे से नई सेल्स बनती रहेंगी और ऊपर ओल्डर सेल्स को ऊपर एपिकल सरफेस पर पुश करेंगी और रिमूव कर देंगी। As these cells move further from the blood supply in the underlying connective tissue, they become dehydrated, metabolically inactive, and filled with tough structural protein. Eventually, the cell die. धीरे धीरे सेल डाई हो जाती हैं, lose their junction, उनके जंक्शन जो है वो कमजोर हो जाते हैं, and shed from the surface, और सरफेस से हट जाती हैं, मतलब हमारी सेल्स जो हैं वो रिमूव होती रहती हैं ऊपर की। This process is balanced by continuous replacement from basal cells। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स जो होती हैं वो मेनली हैं आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, कॉलमनार और ट्रांजिशनल। तो ये 4 टाइप की हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल जो होती हैं कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ द सेल। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सेल्स की लेयर की बनी होंगी। जो ऊपर की लेयर है आपकी, जो एपिकल लेयर है, वो स्क्वैमस की होगी, मतलब वो सबसे ऊपर की सेल जो होगी वो आपकी स्क्वैमस सेल होगी, वो फ्लैट होगी सरफेस। ठीक है, इस तरीके से टाइल लाइक स्ट्रक्चर होगी सबसे ऊपर की सेल। वाइल द बेसल लेयर आर क्यूबॉइडल और कोलुमिनार इन शेप। जो उसके नीचे की है वो कोलुमिनार और क्यूबॉइडल हो सकती हैं। देखिए ये एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये बिल्कुल आपको साफ दिख रहा है कि ये स्क्वैमस सेल्स हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेशन, पैथोजेंस एंड डिहाइड्रेशन। तो ये मेनली इनका काम है प्रोटेक्शन का। तो ये पैथोजन से, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्शन देती है। ये 2 टाइप की हैं, केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल और नॉन केराटिनाइज। तो जो केराटिनाइज होता है उनमें एक थिक लेयर होती है, कंटेन अ थिक लेयर ऑफ केराटिन। इसके देखिए ये दिख रहा है, ये केराटिन की एक थिक लेयर है जो ऊपर सरफेस पर प्रेजेंट होती है। इन द एपिकल रीजन ऑफ द डीपर सेल लेयर, as cells move upward they accumulate keratin। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ को मूव करते हैं, मैंने बताया ना आपको कि नीचे की सेल्स ग्रो करती रहती हैं और ये सेल्स को अपवर्ड पुश करते रहते हैं,
तो उनमें क्या होता है, केराटिन एक्यूमुलेट होता है, उनमें ऑर्गेनली वो जितने ऑर्गेनली है वो लूज कर देते हैं और वो इवेंचुअली डाई हो जाते हैं और वो एक मोटी सी टफ लेयर बना लेते हैं जिनमें केराटिन एक्यूमुलेट होता है। Form a tough, dry and waterproof barrier that prevent fluid loss and protects underlying tissue। तो ये क्या करते हैं कि अंडरलाइंग टिश्यूज जो हैं, जो इसके नीचे की टिश्यू हैं, इनको प्रोटेक्शन देती हैं। लोकेशन है इसकी एपिडर्मिस, हमारी जो स्किन है, आउटर लेयर है स्किन की, वो आपकी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, तो आउटर लेयर ऑफ द स्किन। तो याद रखेगा कि स्किन की जो सेल है वो क्या है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ये एक स्ट्रक्चर ये दिखाया है, ये केराटिन है, साफ दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे पूरी सेल्स दिखाई है। नेक्स्ट है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या करते हैं, लेक सिग्निफिकेंट केराटिन इन द सरफेस लेयर, इनमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता है। द सरफेस सेल रिमेन अलाइव एंड मॉइस्ट, जो सरफेस सेल्स ही हैं वो अलाइव हैं, मतलब मॉइस्ट है, मेंटेन्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम सैलिवरी एंड म्यूकस ग्लैंड। तो ये जनरली कहाँ प्रेजेंट है, सलाइवरी और म्यूकस ग्लैंड्स हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन द रीजन सब्जेक्ट टू फ्रिक्शन बट रिक्वायर अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट, जहां पर फ्रिक्शन होगा लेकिन मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत है, वहां पर ये नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल प्रेजेंट होंगी। ये है इसकी एग्जांपल, लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी, जो हमारा मुंह है इसके अंदर जो लाइनिंग है वो आपकी क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो ये भी बाहर की तरफ को प्रेजेंट है, लेकिन ऐसी जगह प्रेजेंट है ये इन्वायरमेंट की तरफ को प्रेजेंट, लेकिन ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पर केराटिन की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको म्यूकस की मॉइस्ट और अलाइव चाहिए सेल्स। ईसोफेगस में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स के किसी पार्ट में, एपिग्लोटिस के किसी पार्ट में, वेजाइना में और टंग में, यहां सब आपकी क्या प्रेजेंट है, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल। फिर है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक शेप, ये दिखा रखा है, ये इस तरीके से क्यूब शेप है। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, जो सबसे ऊपर की लेयर होगी वो क्यूबॉइडल होगी, उसके नीचे की कॉलमनार भी हो सकती हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers of cells with the apical layer composed of cuboidal cells. The deeper layers may contain either cuboidal और columnar cells। तो नीचे वाली सेल्स क्यूबॉइडल और कॉलमनार कुछ भी हो सकती हैं। लोकेशन क्या है इसकी, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट्स में प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट है, मेल यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, यूट्रस में प्रेजेंट है और एनस में प्रेजेंट है। तो जो डक्ट्स वाला एरिया है वहां जनरली आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस, इसका मेन काम है मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन देना। असिस्ट इन सिक्रीशन ऑफ ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स और एड्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये एक स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है आपको। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार मतलब कॉलम शेप होंगी, ये इस तरीके से कॉलमनार एपिथेलियम है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। Stratified columnar epithelium is composed of several layers of irregular shaped cells with the apical layer formed by columnar cells। तो जो याद रखेगा, जो एपिकल लेयर है, जो बाहर की एपिकल सरफेस पर है, वो columnar cells होंगी, while the deeper layer may contains cuboidal और columnar cells। लोकेशन क्या है, ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट है, लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, कंजक्टिवा ऑफ आई की कंजक्टिवा में प्रेजेंट है। फंक्शन जो है इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस और सिक्रीशन ऑफ ग्लैंडुलर सब्सटेंसेस। इनमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ग्लैंडुलर सब्सटेंसेस का सिक्रीशन। अब हम बात करेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। ये एपिथेलियम को हम यूरोथेलियम भी कहते हैं। ये स्पेशल टाइप की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। यूरोथेलियम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स, सुपेरियर यूरेथ्रा और रीनल पेल्विस में प्रेजेंट रहती है। ये क्या करती है, ये अपना शेप चेंज करती है। ऐसे ऑर्गन जहां पर स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, वहां उन ऑर्गन्स में आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होगी और ये स्ट्रेचिंग के अकॉर्डिंग अपना शेप चेंज करेगी। तो जब ऑर्गन स्ट्रेच होता है तो ये डोम शेप हो जाती है, अम्ब्रेला शेप, जब ये रिलैक्स होती है तो ये डोम शेप, अम्ब्रेला शेप होती है, और जब ये स्ट्रेच होती है तो ये फ्लैट एंड हो जाती है, स्क्वेमस शेप। तो जो एपिकल सेल्स होती हैं, जो सरफेस पर होती हैं, वही सेल्स अपना चेंज करती है अपना स्ट्रक्चर, बाकी सेल्स एज इट इज रहती हैं।
Cells are firmly attached by tight junction, making the lining permeable or too toxic और hypertonic urine। देखिए इनमें जो होता है टाइट जंक्शन प्रेजेंट रहते हैं, ये बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं क्योंकि ये आपकी यूरेटर्स में, यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट है, जहां पर यूरिन लीकेज भी हो सकता है। अगर वो लीकिंग हो गया तो वो क्या होगा, टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो इसलिए वहां पर सेल्स में टाइट जंक्शन प्रेजेंट रहता है। फंक्शन जो है इसका प्रोटेक्शन है, फॉर्म्स अ बैरियर अगेंस्ट यूरिन, प्रिवेंटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द अंडरलाइंग टिश्यूज। दूसरा स्ट्रेचेबिलिटी देती है, ऑर्गन को, ब्लैडर को एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करने में बिना डैमेज के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। इम्परमेबिलिटी करती है कि जितना भी लीकेज है, प्रिवेंट लीकेज ऑफ यूरिन इनटू सराउंडिंग टिश्यू, तो टिश्यू जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें यूरिन का लीकेज ना हो पाए। लोकेशन है इसकी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेटर्स, सुपीरियर यूरेथ्रा और रीनल पेल्विस। तो यहाँ ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है जिसे हम यूरोथीलियम कहते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर है ब्लैडर का जिसमें स्ट्रेच्ड और अनस्ट्रेच्ड लिखाई गई है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। अब ये कुछ सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका स्ट्रक्चर ये है और ये जब आप स्लाइड देखेंगे तो इस तरीके की दिखाई देगी। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का स्ट्रक्चर ये है, स्लाइड में ऐसा दिखाई देगा। कॉलमनार एपिथेलियम का स्ट्रक्चर और स्लाइड जब देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी है। स्क्वेमस एपिथेलियम केराटिनाइज होगा, तो ये केराटिन की सेल दिख रही है, ये केराटिन लेयर है ऊपर से, तो ये स्ट्रक्चर है। नॉन केराटिनाइज का ये स्ट्रक्चर है, इस तरीके से दिखेंगे आपको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखिए सेंटर में है, न्यूक्लियाई बिल्कुल ओवल, और कॉलमनार एपिथेलियम है, ये थोड़ा जो है वो नीचे की तरफ को, बेसल लेयर की तरफ को चला जाता है। तो स्लाइड इस तरीके से दिखाई देगी। ट्रांजिशनल एपिथेलियम रिलैक्स फेज में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो ये सारी स्लाइड्स हैं जो आप जब स्लाइड देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाएगा। ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है कि सिंपल स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट है। फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है कि जिसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हो। ग्लैंडुलर एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ अ सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन, जो सिक्रीशन के लिए ही स्पेशलाइज होते हैं। A gland is formed by one or more epithelial cells that synthesize and release chemical substances. ये क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज और रिलीज करते हैं, और ये एपिथेलियल सेल्स ही हैं। दिस सिक्रेशन में भी प्रोटीन, ये प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, या इनका कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली स्टोर्ड इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बिफोर रिलीज। तो ये रिलीज से पहले उसी सेल के अंदर एक वेसिकल्स के अंदर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सम ग्लैंड्स लाइक पेनक्रियाज प्रोड्यूस प्रोटीन, कुछ जो ग्लैंड्स है जैसे पेनक्रियाज वो प्रोटीन करता है सिक्रीट। एड्रिनल जो है वो, एड्रिनल एंड सेबेशियस ग्लैंड वो लिपिड सिक्रीट करती हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस रिलीज करती हैं। मेमरी ग्लैंड है जो सारे टाइप के सिक्रीशन करती है, सिक्रीट्स ऑल थ्री टाइप सिक्रीशन, जो बता दिया अभी मैंने, लिपिड्स का, प्रोटीन का और ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का। तो जिनका ओरिजिन है वो क्या है, ग्लैंड्स डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ फ्रॉम कवरिंग एपिथेलियम बाय सेल प्रोलिफरेशन एंड इनवर्ट ग्रोथ इनटू कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करता है, देखिए स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है। तो ये आपका एपिथेलियल सेल्स है जो प्रोलिफरेशन करता है, मतलब अंदर को इन्वेजिनेशन कनेक्टिव टिश्यू की तरफ को इस तरीके से डाउन ग्रोथ करता है, ठीक है। और डाउन ग्रोथ करते करते ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपकी डक्ट प्रेजेंट है, और दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन डक्ट्स कुछ इस तरीके से बनती हैं। ये क्या होता है, पिंच ऑफ हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाएगा सेल से और डक्ट नहीं बनाएगा, और इस तरीके से अलग से आपका कैपिलरीज की चारों तरफ या इस तरीके से सिक्रीशन पोषण करता है। तो ये कैसे बनता है, proliferation of cells and their down growth into the adjacent connective tissue। उनके कनेक्टिव टिश्यू में ये डाउन ग्रोथ करता है और इस तरीके से इसका ओरिजिन होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो डक्ट्स बनाती हैं, सरफेस में डक्ट के थ्रू ही रिलीज करती हैं अपने जो भी उनके अंदर मटेरियल होता है, जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो डक्टलेस होती हैं और हार्मोन्स को जनरली ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज करती हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है इसका। तो पहला है आपका जो क्लासिफिकेशन है ग्लैंड्स का, वो क्या है, बेस्ड ऑफ द नेचर
ऑफ देयर सिक्रीशन, सिक्रीशन के नेचर के बेसिस पर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर ये है जिसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड है। देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम वेयर दे डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसमें इनका डायरेक्टली ये अपना जो भी हार्मोन्स है या जो सिक्रीशन है वो रिलीज करेंगे और वहां से वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज हो जाएगा। द सिक्रीशंस कॉल्ड हार्मोन्स, इनके सिक्रीशन को हार्मोन्स कहते हैं। रेगुलेट मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू मेंटेन हीमोस्टैसिस, हीमोस्टैसिस को मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को रेगुलेट करके। लोकेशन क्या है इसकी? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथाइरॉइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लेगरहंस, ओवरीज, टेस्टिस और थाइमस, ये इनकी लोकेशन है। ये सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है आपकी। फंक्शन क्या है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करना दैट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड अदर बॉडी फंक्शन। एग्जाम्पल, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करती है, नॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करती है। पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन प्रोड्यूस करती है जो सर्केडियन रिदम्स और सीजनल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। थायराइड ग्लैंड T3 एंड T4 सेक्रेट करती है जो मेटाबॉलिज्म और थायराइड एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन सेक्रेट करता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसी डक्ट प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, ये एक डक्ट है। ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं जो रिलीज करेंगे जो भी सिक्रीशन है और उसके बाद ये डक्ट से बाहर यहाँ आउटर सरफेस में आ जाएगा। ग्लैंड्स विद डक्ट्स दैट रिलीज देयर सिक्रीशन ऑनटू सरफेस सच एज स्किन और इनटू द ल्यूमन ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। एग्जाम्पल है इसका स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट्स है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये एग्जाम्पल है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का। सिक्रीशन जो है स्वेट, सलाइवा, म्यूकस, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एक्सोक्राइन सिक्रीशन आर लोकल एंड कैन बी हार्मफुल इफ दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, ये हार्मफुल होता है अगर ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने लग जाए। स्ट्रक्चरल टाइप जो है ग्लैंड के, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल होती है, गोबलेट सेल जो हमने पढ़ा था आपका पहले। इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो एपिथेलियल सेल है वो सिंपल एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। एक सेल जो है आपकी ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसे कहते हैं आप गोबलेट सेल। मल्टी सेलुलर जो होती हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर्मिंग डक्ट एंड सिक्रीटरी पोर्शन, तो मल्टीपल डक्ट्स वाली सेल्स भी प्रेजेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पर क्या है, डक्ट स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ देयर सिक्रीटरी पोर्शन। तो इनके बेसिस पर सिंपल डक्ट्स प्रेजेंट हैं, ऐसी डक्ट जिनमें डक्ट डज नॉट ब्रांच, डक्ट्स का ब्रांच नहीं होता है। दूसरा है कंपाउंड डक्ट स्ट्रक्चर जिसमें डक्ट ब्रांच होती हैं। तो सिंपल ट्यूब्यूलर है वो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। सिंपल ब्रांच जो है वो स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है। जो कंपाउंड ट्यूब्यूलर है मतलब बहुत सारी ब्रांच बन गई है, डक्ट्स में ही बहुत सारी ब्रांच है। देखिए डक्ट्स में ही, ट्यूब्यूलर में बहुत सारी ब्रांच है, एल्वुलर में ब्रांच है और ट्यूब्यूलो एल्वुलर में भी ब्रांच है। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो कंपाउंड एल्वुलर ग्लैंड्स हैं और जो आपकी सेलिब्री ग्लैंड्स हैं वो कंपाउंड ट्यूब्यूलो एल्वुलर ग्लैंड्स है। जबकि सिंपल एल्वुलर ग्लैंड्स जो हैं वो एग्जाम्पल ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होती हैं। सिंपल ब्रांच एल्वुलर जो है वो सेबेशियस ग्लैंड है। ऑयल ग्लैंड ब्रांच, सिंपल ब्रांच जो है वो स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड है और सिंपल ट्यूब्यूलर आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं। तो ये है स्ट्रक्चर, डक्ट प्रेजेंट होना और मतलब डक्ट में ब्रांच होना या डक्ट में ब्रांच नहीं होना, उसके बेसिस पर ये एक और क्लासिफिकेशन है। फिर मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ सिक्रीशन इन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो किस टाइप से सिक्रीशन करती हैं, उनका मेथड क्या है, इसके बेसिस पर भी ये तीन टाइप की हैं। मोड ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पर है, पहला है मीरोक्राइन सिक्रीशन। मीरोक्राइन सिक्रीशन क्या है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का सिक्रीशन है। इसमें जनरली सिक्रेटरी वेसिकल से सिक्रीशन होता रहता है। सिक्रीशन आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स एंड दैट मूव टू द एपिकल सरफेस ऑफ द सेल्स एंड आर रिलीज बाय एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो वेसिकल्स में जो भी आपका सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर जो भी सिक्रीशन है वो पैक रहेगा और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर एनवायरनमेंट में या बाहर जहां भी उसे रिलीज होना है रिलीज होगा। द सेल्स रिमेन इंटैक्ट एंड अनडैमेज्ड, सेल्स इंटैक्ट रहती है और इसमें डैमेज नहीं होता है सेल को। यह है आपका मीरोक्राइन सिक्रीशन।
इसका एग्जाम्पल है म्यूकस कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन, ल्यूब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट्स करता है। स्वेट ग्लैंड्स हैं जो स्वेट सिक्रीट करती हैं, तो इसमें मीरोक्राइन सिक्रीशन होता है। दूसरा सिक्रीशन के बेसिस पर है ये एपोक्राइन सिक्रीशन। एपोक्राइन सिक्रीशन में देखिए जो सेल का एक पोर्शन है वो पिंच ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। सिक्रीटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट इन द एपिकल रीजन ऑफ द सेल। जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यहाँ एपिकल रीजन में एक्यूमुलेट हो जाएगा। द एपिकल पोर्शन अलोंग विद वेसिकल्स पिंच ऑफ एंड इज रिलीज। ये पूरा का पूरा पिंच ऑफ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और रिलीज हो जाएगा। तो पहले जो सिक्रीशन है वो एक्यूमुलेशन होना शुरू होगा एपिकल सरफेस पे और उसके बाद ये पिंच ऑफ हो जाएगा। पार्ट ऑफ द सेल इज लॉस्ट, ठीक है। इसमें सेल का पार्ट लॉस्ट हो जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही इसमें बचा रहता है और फिर उसके बाद सेल कंटिन्यूअस फंक्शनिंग करती रहती है। इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड ऑफ द आर्मपिट, ठीक है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, और मेमोरी ग्लैंड, उसका जो एपोक्राइन पोर्शन है वो एपोक्राइन सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट है आपका होलोक्राइन सिक्रीशन। होलोक्राइन सिक्रीशन में क्या होता है, पूरा की पूरी जो सेल है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। द सेल फिल्स विद सिक्रीटरी प्रोडक्ट, पूरी सेल जो है वो सिक्रीटरी प्रोडक्ट से भर जाती है। देन रप्चर रिलीजिंग इट्स कंटेंट्स, ये वो पूरी सेल डिस्ट्रॉय होगी, पूरी सेल रप्चर होगी और जो पूरा सिक्रीटरी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। द मैच्योर सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग सिक्रीशन, और सेल जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। न्यू सेल्स रिप्लेस देम थ्रू डिवीजन ऑफ नियर बाय सेल्स, और इसमें नियर बाय सेल जो होती है वो डिवीजन करेगी और उसे रिप्लेस कर देगी। इसमें है सेबेशियस ऑयल ग्लैंड ऑफ स्किन एंड हेयर फॉलिकल्स, तो उसमें होलोक्राइन सिक्रीशन होता है। अब सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बेसिस पर भी ग्लैंड्स हैं, जैसे सीरस ग्लैंड्स है जो वाटरी एंजाइम रिच सिक्रीशन करती हैं सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, इन्हें कहते हैं सीरस ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड है और जो अल्फा एमाइलेज सिक्रीट करती हैं वो इसका एग्जांपल है। म्यूकस ग्लैंड है जो सिक्रीट वेस्कस ग्लाइकोप्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स करती हैं सिक्रीट, मेनली म्यूसिन, दैट एक्ट एज लुब्रिकेंट एंड प्रोटेक्टिव एजेंट्स। तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पर हैं सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड्स। मिक्स्ड ग्लैंड्स क्या हैं, जो सीरस और म्यूकस दोनों ग्लैंड्स दोनों टाइप के चीजों को प्रोड्यूस करती है, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करती है। सलाइवरी ग्लैंड सब मेड्यूलर ग्लैंड्स जो हैं वो इसका एग्जांपल है। अब है हमारे पास सेल जंक्शन। तो सेल जंक्शन क्या है, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो नेबरिंग सेल्स को, जितनी भी एनिमल टिश्यूज हैं उनकी जो नेबरिंग सेल्स है उन्हें आपस में कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये जो लेटरल सरफेस है वो आपस में ज्वाइंट रहता है। वो किसकी वजह से ज्वाइंट रहता है, सेल जंक्शन की वजह से। विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन देम, तो इसमें स्ट्रक्चरल लिंक भी है और फंक्शनल लिंक भी है। ठीक है, जब आप गैप जंक्शन पढ़ेंगे तो गैप जंक्शन में देखेंगे ये एक फंक्शनल लिंक है कि इसके थ्रू आपकी जो मटेरियल है, जो आयंस है वो आ जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन लिंक दोनों ये प्रोवाइड करवाता है। These junctions maintain tissue integrity, facilitate communication and modulate selective permeability. सेल जंक्शन जो है वो सेल जंक्शन जो है 3 टाइप के मत लिखिए सर। वैसे जनरली हम जब 3 टाइप के पढ़ते हैं तो टाइट जंक्शन और एडहेरेंस जंक्शन में डेस्मोसोम और हेमिसोम्स दोनों पढ़ते हैं, एडहेरेंस और गैप जंक्शन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम और गैप जंक्शन, ये सारे क्लासिफिकेशन हम इसके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइट जंक्शन की। तो टाइट जंक्शन को आप जोना ऑक्यूलेटेंस या ऑक्यूलेटिंग जंक्शंस भी कहते हैं। इनमें जो है जो सेल्स हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा सेल्स का जो लेटरल पार्ट है यही आपस में, जो एपिकल सरफेस है देखिए यहाँ पर ये आपस में ज्वाइन हो रही है। जो सेल्स को अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो जब 2 सेल आपस में जुड़ेंगी तो एपिकल सरफेस, ध्यान रखिएगा जो एपिकल सरफेस है यहाँ पर ये ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। एपिकल सरफेस पे ज्वाइनिंग होती है ये। तो यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्यूलेडिन और क्लोडिन, ये 2 प्रोटीन हैं जो मेनली इसमें रोल प्ले करते हैं। और ये पूरा इस तरीके से ऐसे आगे से पीछे इसको बांध देते हैं। ये सारे प्रोटीन है, ये सेल्स है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा सेल आगे से पीछे तक जाके इस तरीके से प्रोटीन से बच जाता है। इसे कहते हैं टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन है।
ठीक है, और ये जनरली एपिकल साइड में होगा। ये ऊपर म्यूकस लेयर सिक्रीट हो रही है, एपिकल साइड है, और इसको आपको ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये टाइट जंक्शन है, जो टाइट जंक्शन यहाँ पर होगा, और इस तरीके से प्रोटीन जो होंगी वो क्या करेंगी, इसको पूरा ये पूरे सेल में एपिकल सरफेस में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के इसे ज्वाइन कर देंगी, दोनों सेल्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखिए इसके एग्जांपल है स्टमक, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम और यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर लीकेज हो सकता है, ठीक है, जहां पर मॉलिक्यूल्स का लीकेज हो सकता है, वहां पर उस एरिया को सील करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल टाइट जंक्शन की प्रेजेंट होगी। फिर है एडहेरेंस जंक्शन, जोन्युला एडहेरेंस। ये आपका एपिकल सरफेस में ना होगा, जो बीच का पोर्शन है वहां पर ये जंक्शन प्रेजेंट रहता है। लोकेटेड जस्ट बिलो टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन ऊपर होगा, टाइट जंक्शन के बाद आपका ये एडहेरेंस जंक्शन प्रेजेंट होंगे। सेल्स कनेक्टेड विद कैथरीन प्रोटीन्स, याद रखिएगा इसमें कैथरीन प्रोटीन्स लिंक्ड होती है और एक्टिन फिलामेंट्स के साथ। ये आपका पूरा एक्टिन फिलामेंट्स है, ठीक है, ये पूरा एक्टिन फिलामेंट्स है, ये दोनों तरफ होगा, इसे प्लाक कहते हैं। ये एक्टिन, तो ये जो है ये पोर्शन, इसमें से कुछ प्रोटीन्स निकलते हैं, कैथरीन प्रोटीन, इसमें ये कैथरीन प्रोटीन प्रेजेंट रहती हैं। ये कैथरीन प्रोटीन इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट से निकलती हैं, और ये दोनों इस तरफ से दूसरी साइड से भी आएंगे, और ये आपस में इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगी। तो इंटरलॉक करने की वजह से क्या होगा कि ये बिल्कुल आपका, अब ये जो दोनों सेल्स हैं ये स्ट्रेच करने पर भी अलग नहीं होंगी, ठीक है। ये जनरली प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, जहां पर आपको सेपरेशन हेल्प सेल्स रेजिस्ट सेपरेशन ड्यूरिंग मैकेनिकल स्ट्रेस और मूवमेंट, ठीक है। इंटेस्टाइन में जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेगी या मूवमेंट करेगी, तो वहां पर मूवमेंट के समय ये जो सेल्स हैं ये आपस में सेपरेट ना हो जाए, इसकी वजह से ये इंटरलॉकिंग इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगी और ये स्ट्रक्चर बनेगा। पास से आप देखेंगे तो इस तरीके का ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी, तो ये इंटरलॉकिंग हो रही है। नेक्स्ट है डेस्मोसोम मैक्यूला एडहेरेंस। डेस्मोसोम्स में क्या है कि आपके उसी टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपका नीचे टाइट जंक्शन से नीचे बनेगा, बीच में बिल्कुल बीच सेल्स के बीच में बनता है, ये इस वाले पोर्शन में बनता है सेल्स के। इसमें आपके कैथरीन प्रोटीन, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स थे वो पूरे सेल में ना जाके सिर्फ एक पोर्शन में प्लाक सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसमें ये केराटिन प्रेजेंट रहती हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये केराटिन इस तरीके से सेल्स के साथ जाके चिपक जाती हैं और इसको एक स्ट्रक्चर देती हैं, मतलब एक सपोर्ट देती हैं, और उसी तरीके से ये कैथरीन प्रोटीन जो है वो आपका इंटरलॉकिंग करती है, दोनों तरफ से कैथरीन प्रोटीन आती है और आपस में इंटरलॉक कर लेती है। तो जैसे आपने एडहेरेंस जंक्शन पढ़ा था, सेम वैसा ही है, वहां केराटिन प्रेजेंट नहीं थे, जो ये फिलामेंट्स हैं ये प्रेजेंट नहीं थे। ये प्रेजेंट होती है स्किन एपिडर्मिस में और हार्ट मसल्स में। हर जगह पर जंक्शंस वहीं प्रेजेंट होंगे जहां पर मैकेनिकल स्ट्रेस होगा या स्ट्रेचिंग की जरूरत होगी, वहां ये वाली सेल्स, वहां जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। फिर है हेमीडेस्मोसोम्स। हेमीडेस्मोसोम्स जो हैं वो आपकी बेसल लेयर के साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका कहाँ होता है, बेसल लेयर में होती है। जैसे मैंने बताया ना आपको कि 3 सरफेस हैं, ये एपिकल सरफेस, लेटरल सरफेस और बेसल सरफेस। तो ये बनाता है आपका बेसल सरफेस में। बेसल सरफेस में जैसे डेस्मोसोम ने ये एक्टिन फिलामेंट का प्लाक बना, फिर ये केराटिन जाके इससे ज्वाइंट हो गए सेल से और इसे सपोर्ट दिया, और नीचे ये बन गया आपका कैथरीन प्रोटीन के थ्रू ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जाके जुड़ गए। तो ये जो ज्वाइनिंग होती है वो बेसल लेयर के साथ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, बेसल लेयर ऑफ स्किन एपिथेलियम। तो वहां पर आपको ये जंक्शन दिखाई देंगे। यह है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कनेक्शन है। यहाँ पर ये फंक्शनल यूनिट भी है, मतलब आपस में जो मॉलिक्यूल है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव भी करते हैं इन जंक्शंस के थ्रू। गैप जंक्शन आर स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कनेक्शन दैट डायरेक्टली लिंक द साइटोप्लाज्म ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। ये दोनों एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली लिंक रहती हैं। They allow the passage of ions, small molecules and signaling substances between cells, enabling communication and coordination.
ठीक है, तो इनमें आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, सिग्नल का ये पास भी करते हैं एक दूसरे से। तो ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल जंक्शन है। ये बनते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से, जिसे कॉमन एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन एक्सॉन्स हैं ये, जो 6 प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक कॉमन एक्सॉन्स जो होगा वो 6 प्रोटीन से मिलकर बनेगा। ईच कॉमन एक्सॉन्स इज फॉर्म्ड बाय 6 प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कॉमनेक्सीन्स। तो ये 6 हैं, देखिए क्लोज हैं, इस तरीके से क्लोज हो जाता है। जब ओपन करना है, जब आयन को बीच में से निकलना है, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर दिखाया है। 2 common axons form each adjacent cell aligned to form a continuous channel between cells। तो यहां से एक कॉमन एक्सॉन और दूसरे के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है। देखिए ट्यूब है, इसी ट्यूब से आयंस, मॉलिक्यूल्स, सिग्नल, इन सबको पास किया जाता है। These channels allow small molecules, ion and second messengers to pass directly। तो ये है आपका गैप जंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, सेल कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में, सिग्नल प्रोपगेशन में और हेमोस्टैसिस में ये काम करता है। लोकेशन कहाँ है आपके, कार्डियक मसल्स में। ठीक है, क्योंकि हार्ट बीट सिंक्रोनाइजेशन में ये काम करता है। स्मूथ मसल्स होगी इंटेस्टाइन और यूट्रस में। न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स में कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, और एपिथेलियल टिश्यू में ये प्रेजेंट होगा, मेटाबॉलिक और केमिकल कोऑर्डिनेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका एपिथेलियल सेल्स खत्म हो गया है। तो सारे टिश्यूज, जितने भी एनिमल टिश्यूज हैं, वो हम कवर करेंगे। उसके बाद हम जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। अगर आपको कोई लेक्चर देखना है या आपको किसी लेक्चर की जरूरत है, किसी के नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।